छत पर लगे सितारे चमक रहे थे। असली नहीं, बस दिखाने भर को ही थे। जिस वजह से लगाए गए थे वह तो खैर, जीवन ठहर नहीं जाता कुछ होने न होने से। बगल में पार्थ शांति से सो रहे थे। उनके दिमाग में कोई परेशान करने वाली बात नहीं थी। शायद मेरी जिंदगी में भी कुछ खास परेशानी नहीं थी, पर बेवजह सोचने की आदत थी मुझे। मेरे लिए रात बिताना बहुत मुश्किल होता था। इस नीरवता में मैं अपने विचारों को कभी रोक नहीं पाती थी। पार्थ तो शायद जानते भी नहीं थे कि मेरी हर रात आंखों में ही गुजरती है। मैं शादी से पहले भी ऐसी ही थी। हर बात की गहराई में जाने का एक जुनून सा रहता था, पर अब तो उस जुनून ने एक आदत का रूप ले लिया था। इसीलिए हर कोई मुझसे कम ही बात करना पसंद करता था। पार्थ भी जाने कब किस बात का क्या मतलब निकाल बैठूं। वैसे बुरे नहीं थे पार्थ, बस हम दोनों बहुत ही अलग किस्म के इंसान थे। पार्थ को हर काम सलीके से करना पसंद था, जबकि मैं हर काम में कुछ न कुछ नया ढूंढने की कोशिश करती। उस पहली मुलाकात में ही मैं जान गई थी कि हम दोनों में काफी असमानता है। तुम्हें नहीं लगता कि हम घर पर मिलते तो ज्यादा अच्छा रहता? पार्थ असहजता से इधर उधर देखते हुए बोले। मुझे लगा तुम मुझसे कहीं अकेले में मिलना पसंद करोगे। घर पर सबके सामने शायद हिचक होगी तुम्हें। मैंने बेफिक्री से कहा। तुम क्यों कह रही हो? पार्थ का स्वर थोड़ा ऊंचा हो गया। मैंने इस ओर ज्यादा ध्यान न देकर एक बार फिर बेफिक्री से कहा। तुम भी तो मुझे तुम कह रहे हो। उस दिन पार्थ के चेहरे का रंग तो बदला था, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। मैं भी अपनी महिलावादी विचारों में चूर अपने हिसाब से उचित उत्तर देकर संतुष्ट हो गई। फेरों के वक्त जब पंडित ने मुझसे कहा कि कभी अकेले जंगल वीराने में नहीं जाओगी, तब उन्होंने हंसकर कहा, अकेले तो वैसे भी कहीं जाने नहीं दूंगा। यह सुनकर सभी खिलखिला उठे। मैंने भी इसे प्यार भरा मजाक समझकर हंसी में उड़ा दिया। उस वक्त नहीं जानती थी कि वह सिर्फ एक मजाक नहीं था। उसके पीछे पार्थ के मन में गहराई तक बैठी सोच थी। इस जमाने में भी वे औरतों को खुद से कमतर समझते थे। शादी के बाद हनीमून मनाकर जब लौटी तो खुद को हवा में उड़ता पाती थी, लेकिन इस नशे को कफूर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। रविवार की एक खुशनुमा सुबह जब मैंने पार्थ से फिर से नौकरी ज्वाइन करने के बारे में पूछा तो उनके रूखे जवाब ने मुझे एक और झटका दे दिया। क्या जरूरत है नौकरी करने की? मैं तो कमा ही रहा हूं। पार्थ के इस उत्तर को सुनकर मेरी आंखों के सामने पुरानी फिल्मों के खड़ूस पतियों की तस्वीर आ गई। फिर बोली, लेकिन शादी से पहले भी तो मैं नौकरी करती ही थी। शादी से पहले तुम्हारा खर्च तुम्हारे घर वालों को भारी पड़ता होगा। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जैसी मेरी मर्जी होगी वैसा तुम्हें रखूंगा। इस बारे में मुझे कोई राय नहीं चाहिए। उन्होंने मुझ पर पैनी नजर डालते हुए कहा। अपने परिवार पर की गई टिप्पणी तीर की तरह चुभी मुझे। अतः फुफकार उठी। मैं नौकरी खर्चा निकालने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए करती थी, और अब भी करूंगी। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। इतना कहकर मैं वहां से जाने लगी। तभी पीछे से पार्थ का ठंडा स्वर सुनाई दिया। ठीक है, करो नौकरी, लेकिन फिर मुझसे एक पैसे की भी उम्मीद मत करना। एक पल को मेरे पैर वहीं ठिठक गए, लेकिन मैं स्वाभिमानी थी, इसलिए बिना उत्तर दिए कमरे से निकल गई। अब तक काफी कुछ बदल चुका था हमारे बीच। पार्थ को तो खैर वैसे भी कुछ मतलब नहीं था मुझसे, और अब मैंने भी दिमाग पर जोर डालना काफी हद तक छोड़ दिया था। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहते। शाम को थक हार कर खाना खाकर अपने अपने लैपटॉप में खोए रहते। कभी कभी जब पार्थ को अपनी शारीरिक जरूरत पूरा करने का ध्यान आता तो मशीनी तरीके से मैं भी साथ दे देती। उन्हें मेरी रुचि और रुचि से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो लड़ने का भी मन नहीं करता था। पहले की तरह अब हमारा झगड़ा कई कई दिनों तक नहीं चलता था, बल्कि कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता। उसका अंत करने में अक्सर मैं ही आगे रहती। मुझे अब पार्थ से बहस करने का कोई औचित्य नजर नहीं आता था। इसका मतलब यह नहीं था कि मैंने पार्थ के सत्तावादी रवैये से हार मान ली थी। उसकी हर बात का जवाब देने में अब मुझे आनंद आने लगा था। उस दिन पार्थ की बहन रितिका के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। उन्होंने मुझे शाम को जल्दी घर आने को कहा। वे अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही मैंने सपाट स्वर में उत्तर दिया, मुझे ऑफिस में देर तक काम है, तुम चले जाना। अरे,
पर मैं अकेले कैसे जाऊंगा? वहां लोग क्या कहेंगे? वे परेशान होकर बोले, वही जो हर बार मेरे अकेले जाने पर मेरे घर वाले कहते हैं। कहकर मैं जोर से दरवाजा बंद कर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। आंखों में आंसू थे, पर इनके कारण मैं पार्थ के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। उन्हें कभी एहसास नहीं होता था कि वे क्या गलत कर जाते हैं। उन्हें इस तरह वक्त बेवक्त सुनाकर मुझे लगता था कि शायद उन्हें समझा पाऊं कि उनके व्यवहार में क्या कमी है, लेकिन बेरुखी का जवाब बेरुखी से देना फासला ही बढ़ाता है। कभी कभी लगता कि पार्थ को प्यार से समझाऊं। कई बार कोशिश भी की, लेकिन रिश्ते में मिठास बनाए रखने का प्रयास दोनों ओर से होता है। एक मौका मिला था मुझे सब कुछ ठीक करने का, तभी आंखें भर आई। पलक मूंदकर पार्थ के साथ बिताए उन खूबसूरत पलों को फिर से याद करने लगी। पार्थ, मैंने लड़खड़ाते हुए उन्हें पुकारा। हाँ बोलो। पार्थ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूं। वे अब भी अपने लैपटॉप में खोए थे। पार्थ, मेरे मुंह से मारे घबराहट के कुछ निकल ही नहीं रहा था कि पता नहीं पार्थ क्या प्रतिक्रिया देंगे। बोलो भी श्रेया, क्या बात है? आखिरकार उन्होंने लैपटॉप से अपनी नजरें हटाकर मेरी तरफ देखा। पार्थ, मैं मां बनने वाली हूं, मैंने पार्थ से नजरें चुराते हुए कहा। सच? उन्होंने झटके से लैपटॉप को हटाते हुए खुशी से कहा। मैंने उनकी तरफ देखा। पार्थ के चेहरे पर इतनी खुशी मैंने कभी नहीं देखी थी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हमारे लिए यह सबसे बड़ी खुशी की बात है श्रेया। इस बात पर तो मिठाई होनी ही चाहिए भाई। और फिर मेरा माथा चूम लिया। उस रात काफी वक्त के बाद अपने रिश्ते की गर्माहट मुझे महसूस हुई। उस रात पार्थ कुछ अलग थे, रोजाना की तरह रूखे नहीं थे। मुझे तो लगा था कि पार्थ यह खबर सुनकर खुश नहीं होंगे। हर दूसरे दिन वे पैसे की तंगी का रोना रोते थे, जबकि हम दोनों की जरूरत से ज्यादा पैसा ही घर में आ रहा था। उनकी इस परेशानी का कारण मुझे समझ नहीं आता था। उस पर घर में नए सदस्य के आने की बात मुझे उन्हें और अधिक परेशान करने वाली लगी। लेकिन पार्थ की प्रतिक्रिया से मैं खुश थी, बहुत खुश। ऐसा लगता था कि पार्थ बदल गए हैं। रोज मेरे लिए नए नए उपहार लाते, चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाते, मेरे खाने पीने का वे खुद ख्याल रखते। ऑफिस के लिए लेट हो जाना भी उन्हें नहीं अखड़ता। मुझे नाश्ता कराकर दवा देकर ही ऑफिस निकलते थे। अक्सर मेरी और मेरी माँ से मेरी सेहत को लेकर सलाह लेते। मेरे लिए यह सब नया था, सुखद भी। पार्थ ऐसे भी हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। उनका उत्साह देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मुझे तुम्हारी तरह एक प्यारी सी लड़की चाहिए, एक रात पार्थ ने मेरे बालों में उंगलियां घुमाते हुए कहा। लेकिन मुझे तो लड़का चाहिए, ताकि ससुराल में पति का रोब न झेलना पड़े। मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा। अच्छा, और अगर वह घर जमाई बन बैठा तो? पार्थ के इतना कहते ही हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। मजाक तक ठीक है पार्थ, लेकिन माँ जी तो बेटा ही चाहेंगी ना? मैंने थोड़ी देर गंभीरता से पूछा। तुम माँ की चिंता ना करो, उन्होंने ही तो मुझसे कहा है कि उन्हें पोती ही चाहिए। दरअसल माँ जी अपने स्वामी के आदेशों का पालन कर रही थी। स्वामी का कहना था कि लड़की होने से पार्थ को तरक्की मिलेगी। इस स्वामी के पास एक दो बार माँ जी मुझे भी लेकर गई थी। मुझे तो वह हर बार की तरह ढोंगी ही लगा। उसका ध्यान भगवान में कम, अपनी शिष्याओं में ज्यादा लगा रहता था। वहां का माहौल भी मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन माँ जी की आस्था को देखते हुए मैंने कुछ नहीं कहा। घर के हर छोटे काम से पहले स्वामी से पूछना इस घर की रीत थी। अब जब स्वामी ने कह दिया कि घर में बेटी ही आनी चाहिए, माँ बेटा दोनों दोहराते रहते। माँ जी मेरी डिलीवरी के 3 महीने पहले ही आ गई थी। उन्हें ज्यादा तकलीफ ना हो इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाने की सोच रही थी, पर पार्थ ने मना कर दिया। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा श्रेया, उन्होंने कहा। अब मुझे माँ बेटे के व्यवहार पर कुछ शक सा होने लगा। मेरा यह शक कुछ ही दिन बाद सही भी साबित हुआ। ये सितारे किस लिए पार्थ? पूरा 1 घंटा मुझे इंतजार कराने के बाद यह सरप्राइज दिया था पार्थ ने। श्रुति के लिए, और किसके लिए जान? श्रुति नाम पसंद किया था पार्थ ने हमारी होने वाली बेटी के लिए, और श्रुति की जगह प्रयास हुआ तो? मैंने फिर चुटकी लेते हुए कहा। हो ही नहीं सकता, स्वामी ने कहा है तो बेटी ही होगी। मैंने उनकी बात सुनकर अविश्वास से सिर हिलाया। और हाँ, स्वामी से याद आया कि
कल हम सबको उनके आश्रम जाना है। उसने तुम्हें अपना आशीर्वाद देने को बुलाया है, उन्होंने कहा। मैं चुपचाप लेट गई। मेरे लिए इस हालत में सफर करना बहुत मुश्किल था। स्वामी का आश्रम घर से 50 किलोमीटर दूर था और इतनी देर तक कार में बैठे रहना मेरे बस का नहीं था। पार्थ और उनकी मां से बहस करना बेकार था। मेरी कोई भी दलील उनके आगे नहीं चलने वाली थी। अगले दिन सुबह 9 बजे हम आश्रम पहुंच गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जश्न की तैयारी थी। स्वामी ने आज हमारे लिए खास पूजा की तैयारी की है, माजी ने बताया। कुछ ही देर में हवन पूजा शुरू हो गई। इतनी तड़क भड़क मुझे नौटंकी लग रही थी। पता नहीं पार्थ से कितने पैसे ऐंठे होंगे इस ढोंगी ने। पार्थ तो समझदार है ना, लेकिन नहीं, जो माँ ने कह दिया वह काम आंखें मूंद कर करते रह जाना है। पूजा खत्म होने के बाद स्वामी ने सभी को चरणामृत और प्रसाद दिया। उसके बाद उसके प्रवचन शुरू हो गए। उन बोझिल प्रवचनों से मुझे नींद आने लगी। मैं पार्थ को जब यह बताने लगी तो माजी बीच में ही बोल पड़ी। नींद आ रही है तो यहीं आराम कर लो ना, बहुत शांति है यहाँ। नहीं माजी, मैं घर जाकर आराम कर लूंगी, मैंने संकोच से कहा। अरे, ऐसे वक्त में सेहत के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। मैं अभी स्वामी से कहकर इंतजाम करवाती हूँ। 5 मिनट में ही स्वामी की 2 शिष्याएं मुझे विश्राम कक्ष की ओर ले गई। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। बिस्तर पर लेटते ही कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो सिर भारी लग रहा था। कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैंने हल्के से आवाज देकर पार्थ को बुलाया। शायद वे कमरे के बाहर ही खड़े थे। आवाज सुनते ही आ गए। अभी हम आश्रम से कुछ ही मीटर की दूरी पर आए थे कि मेरे पेट में जोर का दर्द उठा। मुझे बेचैनी हो रही थी। पार्थ के चेहरे पर जहां परेशानी थी वहीं माजी मुझे धैर्य बंधाने की कोशिश कर रही थी। मुझे खुद से ज्यादा अपने बच्चे की चिंता हो रही थी। कब अस्पताल पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। शाम को माजी मुझसे मिलने आई, लेकिन मेरी नजरें पार्थ को ढूंढ रही थी। वह किसी काम में फंस गया है, कल सुबह आएगा तुमसे मिलने, माजी ने झिझकते हुए कहा। मगर पार्थ अगली सुबह नहीं आए। अब तक मैं यह तो जान चुकी थी कि मैं अपना बच्चा खो चुकी हूँ, लेकिन उसका कारण नहीं समझ पा रही थी। न तो मैं शारीरिक रूप से कमजोर थी और न ही कोई मानसिक परेशानी थी। मुझे कोई चोट भी नहीं पहुंची थी। फिर वह क्या चीज थी जिसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। 2 दिन पार्थ मुझसे मिलने आए। न जाने क्यों मुझसे नजरें चुरा रहे थे। पिछले कुछ महीनों का दुलार स्नेह सब गायब था। माजी के व्यवहार में भी एक अजीब सी झिझक मुझे हर पल महसूस हो रही थी। खैर, मुझे अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ ही दिन बाद माजी चली गई, लेकिन मेरे और पार्थ के बीच की खामोशी गायब होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद मुझसे ज्यादा पार्थ उस बच्चे को लेकर उत्साहित थे। कई बार मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी अपनी नाराजगी को लेकर मुंह नहीं खोला। उस दिन से लेकर आज तक कुछ नहीं बदला था। एक ही घर में हम 2 अजनबियों की तरह रह रहे थे। अब न तो पार्थ का गुस्सैल रूप दिखता था और न ही स्नेही। अजीब से कवच में छिप गए थे पार्थ। अचानक आई तेज खांसी ने मेरी विचार श्रृंखला को तोड़ दिया। पानी पीने के लिए उठी तो छाती में दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। पानी पी पीकर जैसे तैसे रात काटी। सुबह उठी तब भी बदन में हरारत हो रही थी। बिस्तर पर पड़े रहने से और बीमार पड़ूंगी, यह सोचकर उठ खड़ी हुई। पार्थ के लिए नाश्ता बनाते वक्त भी मैं खांस रही थी। तुम्हें काफी दिनों से खांसी है, पूरी रात खांसती रहती हो, नाश्ते की टेबल पर पार्थ ने कहा। उनकी आवाज सुनकर मैं लगभग चौंक पड़ी। पिछले कुछ दिनों से उनकी आवाजें भूल चुकी थी मैं। बस मामूली सी है, ठीक हो जाएगी, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कितनी थकी हुई लग रही हो तुम, कितनी रातों से नहीं सोई हो। पार्थ ने माथा छूकर कहा। अरे, तुम तो बुखार से तप रही हो, चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन पार्थ, मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन पार्थ नाश्ता बीच में ही छोड़कर खड़े हो चुके थे। गाड़ी चलाते वक्त पार्थ के चेहरे पर भी वही परेशानी, मेरे लिए चिंता दिख रही थी। मेरा बीमार शरीर भी उनकी इस फिक्र को महसूस कर आनंदित हो उठा। जांच के बाद डॉक्टर ने कई टेस्ट लिख दिए। इधर पार्थ मेरे लिए इधर उधर भागदौड़ कर रहे थे, उधर मैं उनकी इस भागदौड़ पर निहाल हुए जा रही थी। सुई के नाम से ही घबराने वाली
मैं ब्लड टेस्ट के वक्त जरा भी नहीं कसमसाई। मैं पूरा वक्त बस पार्थ को निहारती रही। मेरी रिपोर्ट अगले दिन आनी थी। पार्थ मुझे घर लेकर आ गए। ऑफिस में फोन करके 3 दिन की छुट्टी ले ली। मेरे ऑफिस में भी मेरे बीमार होने की सूचना दे दी थी।